नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्य आज आपको कक्षा 7 में हिंदी की 5वीं काव्य हिंद देश के निवासी का अभ्यास कराऊंगी। हिंद यानी कि हिंदुस्तान हमारा भारत देश, निवासी यानी कि भारत में रहने वाले लोग। अब हम जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वह कई विविधताओं और भिन्नताओं के कारण दूसरे देशों से अलग पड़ता है, दूसरे देशों से निराला है। क्यों? और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता, यानी कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। इतनी विविधता होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं अब वह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। व्यक्तियों की भिन्नता के साथ साथ प्राकृतिक भिन्नताएं भी भारत में देखने को मिलती है, लेकिन भिन्नता होने के बावजूद भी, विविधता होने के बावजूद भी जो हमारे भारत के लोग हैं वह सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और इसी बात को हम इस काव्य के द्वारा समझेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। अब भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो विविधता में एकता, यानी कि विविध धर्म के लोग, विभिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, कोई समस्या आती है तो उसका सामना भी एक साथ मिलकर करते हैं। और यही हमारे देश की विशेषता है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। मानवीय यानी कि मानव व्यक्तियों के बीच भिन्नता देखने को मिलती है, साथ में प्रकृति में भी विविधता होने के बावजूद भी हमारा जो भारत देश है वह उसमें अभिन्न यानी कि कभी टूट नहीं सकती ऐसी एक सूत्रता के, एकता के सूत्र में वह बंधा है, उसमें ऐसी एक सूत्रता देखने को मिलती है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब भारत की भव्यता और दिव्यता का गान इस काव्य द्वारा हम जान सकते हैं और इसमें कई उदाहरणों द्वारा यह बात समझाई गई है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, जन यानी कि लोग, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। उनके रंग रूप, वेश यानी कि पहनावा, भाषा भले ही अलग हो, अनेक यानी कि भले ही अलग अलग हो, उनके रंग अलग हो, रूप उनका पहरवेश, उनकी भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग एक ही है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, अब यह सब हैं वह जब फूल के तौर पर हम इन्हें देखते हैं तो यह सभी फूल अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन यह सभी फूल माला में गूंथने पर, एक साथ बांधने पर, एक डोर में बांधने पर यह एक माला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। उसी तरह से अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। आगे हैं, कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली जो है वह निराली होती है, कोयल की जो आवाज़ होती है उसे कूक कहते हैं। पपी है की टेर प्यारी, पपी है की बोली में भी अपनी एक मिठास होती है। बुलबुल का राग भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही भिन्न भिन्न हो, यानी कि उनके आवाज़ भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग वह एक है। उसी तरह से हमारे भारतवासी की बोली, उनकी भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनकी आवाज़ एक ही होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी यह सब अलग अलग नदियां हैं, लेकिन जब वह सागर को मिल जाती है तब वे सभी एक हो जाती हैं। उसी तरह से देश प्रेम हमारे व्यक्तियों के, हमारे भारतवासियों के बीच जो देश प्रेम है वह सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बंधे हुए रखता है और एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है,
पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, धर्म है अनेक जिनका, यानी कि यहाँ पर जो धर्म के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं उनका सार तत्व एक ही है। भले ही धर्म अलग अलग धर्म को मानते हों, लेकिन उन धर्म में जो धार्मिक मान्यताएं हैं वह भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसका सार एक ही है। सभी संप्रदाय के अलग अलग विशेषता रखते हैं, सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह से सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। और तो यह काव्य यहाँ समाप्त होती है। अब इसका अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि हम हिंदी की बुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है वह आपको पाठ्य पुस्तक में पूर्ण करना है। 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे जो पंखुड़ियों के रूप में अलग अलग शब्द दिए गए हैं उनके द्वारा हमें एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम भारत देश के निवासी हैं, तो यह एक वाक्य बनता है कि हम भारत देश के निवासी हैं। उसी तरह से कोयल की आवाज़ मधुर होती है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 2 गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है, सोहन पढ़ रहा है। तो अब जो गोले में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, रिनल है, पढ़, सोहन, रही, मेघा, खेल रहा, हरेश, तो इनके आधारित हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला यह हमें जो गोले में है उन पर रिनल पढ़ रही है, तो इसी तरह से हम वाक्य लिखेंगे। रिनल पढ़ रही है और सभी वाक्य लिखने हैं। रिनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है, सोहन खेल रहा है। इस तरह से 7 वाक्य हम बना सकते हैं। आगे हैं काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब हम जब काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले यह पंक्ति जो है वह किस काव्य से ली गई है, वह काव्य का कौन सा प्रकार है, और अगर उनके कवि का नाम दिया गया है तो उनके कवि का नाम लिखते हैं। तो जब हम इस पंक्ति का भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले यह पंक्ति हिंद देश के निवासी काव्य से ली गई है और यह भारत देश की विविधता दर्शाने वाला गीत है। कवि का नाम यहाँ नहीं दिया गया है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब इसका भावार्थ शुरू होता है कि इस पंक्ति में बताया गया है कि भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे, भाषाएं भले ही अलग अलग या भिन्न भिन्न हो, परंतु उसमें रहने वाले लोग सभी लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभाषा भूमि भारत ही है। इस तरह से आप भावार्थ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ परिच्छेद दिया गया है। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। अब सूचना क्या है कि औरत और लड़के के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर हमें फिर से परिच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक मोटी औरत जा रही थी, तो औरत की जगह आदमी, यानी कि जो मोटी उसकी विशेषता बताई गई है उसमें भी बदलाव होगा। तो एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, पीछे पीछे लड़की की जगह लड़का, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़की, ए लड़की,
मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़की भोलेपन से बोली, लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। आगे है स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न के उत्तर लिखने हैं जो कि हम हिंदी की बुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं हैं उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, तो उसमें से जो एक शब्द है बाकी 3 शब्दों से अलग पड़ता है। तो सबसे पहले पंथ, राह, रास्ता और पैर, उसमें अलग शब्द है पैर, यानी कि पंथ, राह और रास्ता जो है वह समानार्थी शब्द है। आगे कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा, तो कांटा जो है वह अलग शब्द है। आम, अनूठा, अनोखा, निराला, तो उसमें आम जो है वह अलग शब्द है। जन, मनुष्य, मानव और स्त्री, उसमें जो स्त्री है वह अलग है और बाकी के जो 3 है वह समानार्थी शब्द है। अब इन सभी शब्दों का वाक्य प्रयोग देखते हैं। पंथ, तो यह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। अब दूसरा था कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। तीसरा अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। चौथा है जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। मानव, जिसमें मानवता हो यही वही मानव है। तो यह काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है।